आज की इस गहरी चर्चा में हम बिहार के भोजपुर जिले के उस मामले पर बात कर रहे हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। मेरा मतलब है भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर। बिल्कुल। और हमारे पास इस घटना को लेकर कई तरह के सोर्स हैं, जैसे कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल स्टेटमेंट्स हैं और हाँ, वो वायरल वीडियोस के दावे भी हैं। हाँ, वो वायरल वीडियोस। हमारा मकसद यहाँ किसी की तरफदारी करना नहीं है, बल्कि इन दो बिल्कुल अलग कहानियों के बीच जो असलियत है बस उसे समझना है। सही बात है। मतलब कोई सोच सकता है क्या कि एक बीएससी पास पढ़ा लिखा युवा जो बाढ़ पीड़ितों की मदद करता था, उसका अंत पुलिस की गोलियों से होगा? देखिए, 17 जून की इस घटना को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले भरत की बैक स्टोरी देखनी होगी। वो बिलोटी गांव का रहने वाला 28 साल का युवा था। और जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, वो स्थानीय मुद्दों पर काफी बेबाक था ना? हाँ, एकदम। और सबसे बड़ी बात जो उसके परिवार का दावा है वो ये कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या वो गैंगस्टर वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन फिर पुलिस की रिपोर्ट्स में तो कहानी एकदम उल्टी ही नजर आती है। वही तो, पुलिस की फाइलों में उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ और एक खतरनाक इंसान बताया गया है। पुलिस का कहना है कि उसके इलाज की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली थी। ये तो एक तरह के ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा हो गया। अच्छा, वो कैसे? मेरा मतलब है कि एक ही इंसान है, पर गांव वाले उसमें एक क्रांतिकारी और गरीबों का मददगार देख रहे हैं, और दूसरी तरफ पुलिस को वो एक हथियारबंद खतरा नजर आ रहा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। और यही जो पहचान का टकराव है ना, ये 17 जून को बिल्कुल चरम पर पहुंच गया जब पुलिस और भरत आमने सामने आ गए। हाँ, वो फेसबुक लाइव वाला दिन। हाँ, भरत ने हाथ में पिस्तौल लेकर लगातार एक फेसबुक लाइव किया था। अब पुलिस का पक्ष ये है कि भरत ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की और इसलिए उन्हें आत्मरक्षा में यानी सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। पर रुकिए, मैं ये देख रही थी कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जिन दावों की हम बात कर रहे हैं, उसमें तो वो हथियार फेंक कर सरेंडर करता हुआ दिख रहा है। हाँ, यही सबसे बड़ा पेच है इस केस में। और मैंने आरा के डॉक्टर एमएच अंसारी की रिपोर्ट भी देखी है। उसमें साफ लिखा है कि पैर और निचले पेट में गोली लगने से उसकी नसें बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी। हाँ, खून बहुत ज्यादा बह चुका था उस वक्त तक। बिल्कुल। और डॉक्टर के मुताबिक वो इतने गहरे सदमे में था कि उस वक्त उसकी दिमागी हालत का आकलन करना तो संभव ही नहीं था। पर मेरा एक तीखा सवाल है यहाँ। हाँ, पूछिए ना। अगर पुलिस खुद पहले से ये मान के चल रही थी कि वो मानसिक रूप से परेशान है, तो क्या एक मेडिकल टीम बुलाकर नेगोशिएशन का सहारा लेना ज्यादा सही नहीं होता, बजाय इसके कि सीधे इनकाउंटर की नौबत आ जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, कानून के मुताबिक बल प्रयोग या जो यूज ऑफ फोर्स है वो केवल उसी सटीक पल में जायज है जब खतरा एकदम सामने हो। मतलब बल प्रयोग तो हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए ना? बिल्कुल। और अगर वो वायरल वीडियो के दावे सच हैं कि उसने हथियार डाल दिए थे, तो फिर आत्मरक्षा का जो तर्क है वो पूरी तरह से गिर जाता है। बाप रे। और शायद यही वजह है कि उस एनकाउंटर के बाद पूरे बिहार में इतना भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। हाँ, लोग सड़कों पर उतर आए और हाईवे जाम हुए हैं। इसके बाद जवाबदेही तय करते हुए 6 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया है। और अब तो बात काफी आगे बढ़ चुकी है। मैंने सुना सरकार को भी दखल देना पड़ा। हाँ, अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। तो ये साफ है कि ये चर्चा सिर्फ एक व्यक्ति या एक गांव तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज सोशल मीडिया के युग में ये पुलिस की जवाबदेही और हमारी पूरी न्यायिक प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा टेस्ट बन गया है। एकदम सही कहा। इस घटना ने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी। सच ले। खैर, अब चर्चा के आखिर में एक सोचने वाली बात है। अगर आज के समय में इंसाफ की गुहार लगाने या पुलिस की कार्रवाई का सच सामने लाने के लिए फेसबुक लाइव जैसे डिजिटल सबूतों का ही सहारा लेना पड़े, तो उन लोगों का क्या होगा जिनके पास संकट के समय कैमरा ऑन करने का मौका ही नहीं होता?